प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर बतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले वजीर आजम धमकी आमेज खत सुप्रीम कोर्ट में पेश करने को तैयार, असद उमर ने दावा कर दिया। ऑपोजिशन ने हरकत अदलिया को दबाव में लाने के मुतरादिफ करार दे दी। फवाद चौधरी ने मामले की तहकीकात न कराने की बात कर दी। खत में धमकी किसने दी और हुकूमत इस खत के जरिए क्या सियासी फवायद हासिल करने की कोशिश में है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब बनने का ख्वाब खतरे में, जरदारी का पंजाब में परवेज इलाही की हिमायत से इनकार, सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर, हुकूमत ऑपोजिशन आसाब की जंग आखिरी मरहले में दाखिल, इमरान खान ने अदम एतमाद के लिए ऐवान में अपने अरकान असम्बली को आने से रोक दिया, बलूचिस्तान के असलम भूटानी ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल, काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ऐलान के बाद तमाम निगाहें MQM पर मरकूज हैं। क्लास साहब, ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है, इसमें हम कल भी एक बात करना चाह रहे थे, लेकिन एज यूजुअल जिस तरह हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और टाइम कम पड़ जाता है, ख़त के हवाले से, जलसे के हवाले से हमने बात करनी थी कि वज़ीर आज़म ने इतने अहम जलसे पे एक सरप्राइज़ एलिमेंट, सस्पेंस क्रिएट करके एक ख़त सामने लाते हैं और आज उसका पूरा जो है वो एक पोस्टमार्टम हो रहा है, हर जगह पर उसके बारे में बात हो रही है, कुछ स्पेकुलेशन है, कुछ हकीकत है। जो समझ में कुछ थोड़ा बहुत आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ऐसे नहीं लगता कोई कॉन्वर्सेशन है जिसको डिकोड किया गया है? और अगर ये ख़त है तो थोड़ा सा प्लीज़ इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि ये क्या चीज़ है। ये बड़ा इंतहा सीरियस मैटर है। बड़े अरसे बाद, मेरा ख्याल है कि 50 साल बाद या 40 साल बाद इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है। लास्ट टाइम जो हमें बताया गया था कि अमेरिकन ने भुट्टो साहब को, हेनरी किसिंजर साहब ने कोई थ्रेट किया था और अमेरिकन ने उनको कहा जी आपको इबरतनाक मिसाल वगैरह बना देंगे। उसके बाद अब 40 साल बाद वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो ये कह रहे हैं, बिल्कुल भुट्टो वाली से, भुट्टो साहब वाली अगर आप देखें ना, जैसे हमने उस दिन भी बात की कि उन्होंने जलसे पे किया तो बिल्कुल एक आपको भुट्टो साहब लग रहे थे, बल्कि उन्होंने थ्रेट भी किया कि मैं भुट्टो नहीं हूँ, टाइम्स बड़े चेंज हो गए, वही अमेरिकन, वही कंस्पिरेसी मान नहीं रहा, वही आपकी खुद मुख्तारी वही है, यहाँ पे आलम इस्लाम OIC बला बला अपनी जो उन्होंने बातें भी, कौम को अजीम बनाना है, बड़ा कहना है। भुट्टो साहब ने कहा था जी हम 1000 साल हम घास खाएंगे, लेकिन हम जो है उन्होंने कहा घास खाएंगे, बम बनाएंगे, 1000 साल इंडिया से जंग लड़ेंगे। उन्होंने भी इस तरह के नेशनलिज्म के नारे उन्होंने मारे थे। सो इमरान खान साहब मोस्टली अगर आप देखें उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो भुट्टो साहब वाला जो स्टाइल है, एंटी वेस्ट है, एंटी अमेरिकनाइजेशन, एंटी एम्पेरियलिज्म जो है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है और पाकिस्तान बड़ी बिक सकती है। और बड़ा जो नाम जो है ना, भुट्टो साहब का नाम 40 साल बाद भी आज भी बिकता है, उनकी पार्टी बेच रही है। सो भुट्टो साहब वाली जो स्टोरी है वो लग ये रहा है कि बिल्कुल उसको ट्रू एंड स्पिरिट में वो लेकर वो आगे जा रहे हैं, जो भी स्क्रिप्ट वगैरह लिखा गया है कि ये बेहतरीन तरीका है। लेकिन अब इसमें 2-4 चीज़ें जो मेरा ख्याल है खान साहब जो हैं बड़ी तेज़ी से करते जा रहे हैं, क्योंकि जो टाइम आता जाता है, ये आ रहा है, इसके करीब आ रहे, परसों यहाँ पे हाउस में बकायदा डिबेट शुरू होगी और उसके बाद मेरा ख्याल पहला जो फर्स्ट वीक है उसमें डिसाइड हो जाएगा खान साहब की जो किस्मत। उतनी ही तेज़ी से वो रोज़ कोई ना कोई पत्ता जो है ना अपने तय जो उनके नज़दीक ट्रम्प कार्ड है वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जलसे का पहले कहा जी बहुत बड़ा बम शेल है जो मैंने ड्रॉप करना है, मैं ट्रम्प कार्ड है, बिल्कुल गेम चेंजर है। लोगों में उन्होंने हाइप क्रिएट की, पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तानी मीडिया उसके पीछे लग गया कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो खान साहब निकालेंगे उसमें से, जुम्बील में से। वो हमने देख लिया, जो कुछ निकलना था आपके सामने। साथ वो लेटर को ले आए। लेटर वाली चीज़ जो अब उस पर क्वेश्चनिंग शुरू हो गई है बहुत सारी कि जनाब वो लेटर अगर ऐसा है, तस्वीर ये दिया गया जो कि अब स्टोरी एंटी क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है। मेरी कुछ बड़े इंतहाई सीनियर कोई ऑफिसर हैं फॉरेन ऑफिस के, कुछ रिटायर्ड भी हैं, इनका अपना ना एक वो बना हुआ है, एक थिंक टैंक है, इनके साबिक वो फॉरेन सेक्रेटरीज भी हैं, डिप्लोमेट्स भी हैं, वो मिलते होते हैं 15 दिन बाद, 20 दिन कोई बाद उनकी मुलाकातें होती हैं फॉरेन ऑफिस में। वो बैठ के बहुत सारे पॉलिसी इश्यूज़ को डिस्कशन करते हैं, उनसे अगेन मशवरा किया जाता है, विच इज़ गुड कि आपका अपना एक यहाँ पे वो है, एक आपके असासे हैं, कीमती लोग हैं, तो आप उनकी ओपिनियन लीजिए। तो मेरी को लकली 1-2 लोगों से बात हुई है तो मैं इतना बड़ा क्राइसिस है, आप लोग बैठे हुए हैं फॉरेन ऑफिस, क्योंकि हमें भी एजुकेट करें, कहानी कुछ डिफरेंट सामने आ रही है। अच्छा। अब तक आज जो कुछ हो ये हुकूमत कह रही है और आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है हुकूमत बैक फुट पे जाती नज़र आ रही है। जो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि हम तहकीकात नहीं करवाना चाहते। हुआ ये है, अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन, जब मेरी जो उनसे बात हुई है, वो ये कहते हैं कि यूरोपियन कंट्री, मोस्ट प्रॉब्ली UK, लोग तो अमेरिका पे कह रहे हैं, मैं बल्कि कमरान साहब का देख रहा था, कमरान बड़ा अच्छा ये फॉरेन ऑफिस के रिपोर्टर हैं, इसके एक्सप्रेस के जो हैं कामरान यूसुफ, उनकी स्टोरी थी कि वहाँ से आया है लेटर जो है ना, उधर अमेरिका से आया है, वहाँ से NY ने लिखा है जो है। मेरी इतला थोड़ी सी डिफरेंट है और मेरी जैसे आमिर साहब का मैं बहुत कम कहता होता हूँ, अगर गलत निकले तो हम माजरत कर लेंगे, लेकिन मेरी बड़ी इंतहाई मैं कहता हूँ काबिल एतमाद एक सोर्स से बात हुई है। वो ये कहते हैं कि UK में जो पाकिस्तानी वहाँ पे हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने एक यहाँ पे एक इंटरनल मेमो कह लें, इंटरनल उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन कह लें,
उन्होंने वहाँ पे बैठ के एक लेटर लिखा है फॉरेन ऑफिस को। उसमें उन्होंने बताया है कि मेरी यहाँ पे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में मुलाकातें होती रहती हैं, मुलाकातें कहीं पे कोई फंक्शन पे जाते हैं, खाना पीना या वैसे कोई मिला होगा, वो ये फील करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं ये जिस तरह की वेस्ट के खिलाफ स्पेशली यूके के खिलाफ वो बैशिंग हो रही है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे वो है, एक अनईजीनेस है, एक अनकम्फर्ट एक हमें फील होता है यहाँ पे कि वो ये समझते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू से, इस तरह की चीज़ों से ये जो इसका यूके हो, यूरोपियन यूनियन हो या दीगर ममालिक, उनमें कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा और वो लोग ये समझते हैं कि इससे हमारी बदनामी हो रही है। आप अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को या वट एवर जो भी है उनको ये एडवाइस करें या उनको ये रिक्वेस्ट करें कि वो इस तरह के जब इल्ज़ामात लगाते हैं, इस तरह के एंटी वेस्ट वो स्टांस लेते हैं, तो हमारे बायलैटरल जो वो हैं यहाँ पे रिलेशनशिप जो हैं, जो हमारी वो चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब होती हैं। हमारे आपके बड़े हिस्टोरिकल हमारे रिलेशन है, हमारे ट्रेड रिलेशन है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं बला बला। सो ये बेसिकली और भी उसमें चीज़ें थी, मोस्टली यही था जो मनी लॉन्ड्रिंग पे इमरान खान साहब जो है ना वो करते हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो इस पे उन्होंने ये लेटर भेजा फॉरेन ऑफिस को अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे। हमारे हाई कमिश्नर ने हमारे फॉरेन ऑफिस को भेजा। यस, अपनी रीडिंग दी, अपनी उन्होंने एनालिसिस दी, ऑब्जर्वेशन दी। यहाँ पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने वो उठाया, लेटर उठाया, उसकी उन्होंने 2 कापियाँ की। एक कापी उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को टैग की है, दूसरी कापी उन्होंने आर्मी चीफ साहब को टैग किया कि जी ये हमें वहाँ से कम्युनिकेशन आई है, उससे अगर यूरोपियन कैपिटल से या यूके से आई है। उसके बाद अब जो मेरी गुफ्तगू हुई है जिन बंदों से, जो मैंने कहा ना कि उसमें बैठते हैं और बड़े इंतहाई वो सीनियर हैं, उनका भी यही कहना था। उन्होंने कहा जनाब अभी तक हमें इस खत पे एतमाद में नहीं लिया गया, ना हमें बताया गया कि इस तरह का कोई खत आया, जो वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ उनका वो फोरम है। लेकिन उन्होंने कहा जनाब कि वर्किंग एट डिफरेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो उन्होंने यूरोप में भी काम किया है, दुनिया के और खितों में भी काम किया, वो ये कहते हैं कि इस तरह का हम मान नहीं सकते कि मैं यहाँ पे कुछ 40 साल मोर मैंने काम किया डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में, इस तरह हो नहीं सकता कि कोई मुल्क खुद से अपने फॉरेन ऑफिस के पैड पे या अपने किसी भी डिफेंस मिनिस्ट्री के पैड पे अपने पूरे नाम से कोई वहाँ का ऑफिशियल भी ये लिख के भेजे कि अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप जो है ना वो करें, तरीके एतमाद पेश करें, इनको हटाया जाए या इससे हमारे इसके कंसिक्वेंसेस होंगे। हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा कि इस तरह के उन्होंने कहा ये कम्युनिकेशन होती रहती है, इट्स ए नॉर्मल डिप्लोमेटिक लेवल पे। ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अपने मफादात जब समझते हैं कि हमारे वहाँ पे ख़तरे में हैं, तो लेटर वो लिखते रहते हैं हुकूमतों को, हम भी लिखते रहते हैं कि जनाब ये फ़लाँ जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो उसका जवाब डिप्लोमेटिक चैनल से आता रहता है। सो ही वॉज सरप्राइज्ड कि मैं नहीं मानने को तैयार कि दुनिया का कोई मुल्क हो, अमेरिका हो, यूरोप हो या आपका यूके हो, वो डायरेक्ट इस तरह की थ्रेट करेगा कि जिससे ये मतलब उसको अस्यूम किया जाए कि वो जो है ना पाकिस्तानी ये प्राइम मिनिस्टर को वो हटाना चाहते हैं। उनके रीडिंग अंडरस्टैंडिंग ये थी इस पे। दूसरी एक कॉल आई है जिससे थोड़ी सी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, वो खैर वो उस पब्लिक नॉलेज में थी, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी वो हो चुकी है, अब क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है। वो की थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं इसके यूएसए के, उन्होंने कॉल की थी डॉक्टर मुईद ये जो इनको यूसुफ साहब को, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जा रहे थे रशिया। अब इन्होंने 2-4 चीज़ें इकट्ठी कर दी असल में। उन्होंने ये कहा था इनको कि इस वक्त आप रशिया ना जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया एक साइड पे खड़ी, आपके हमारे साथ दोस्तियाँ हैं, तल्लुकात हैं, रिलेशनशिप हैं, हमारा ट्रेडिशनली तौर पर हम यहाँ पे ये पिछले 72 साल से इकट्ठे हैं। इस मौके पे आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, उस पर रशिया नहीं जाना चाहिए। ये उन्होंने कॉल की मुईद यूसुफ साहब को। मुईद यूसुफ साहब ने, जो मेरे सोर्सेज ने बताया है, वी अगेन फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है उनको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, कि साथ पहली तो बात ये विजिट बड़ी पुरानी हमारी शेड्यूल हुई है, ये अगर रिसेंट नहीं है, पहले से तय हो चुके हैं, और हम कोई वहाँ पे उनको मिलिट्री सपोर्ट देने नहीं जा रहे, हम तो वार के खिलाफ हैं। हम वहाँ पे अपने 2-3 हमारे मसाइल हैं जो हमने रशिया के साथ टेकअप करने। एक उन्होंने कहा सबसे बड़ा हमारे इसकी एनर्जी क्राइसिस है, रशिया के पास बहुत सारी एनर्जी है, गैस बला बला चीज़ें हैं। साथ में उन्होंने कहा जनाब कि हमने उनसे उस पर वीट लेनी है, हमारे वीट शार्टेज है, अफगानिस्तान को देनी होती है, हमने अपने लिए रखनी है। पहले हमने 40 लाख टन मंगवाए। सो उन्होंने मुईद यूसुफ साहब ने, जी सर, अगर पाइपलाइन भी गैस वाली जो चीज़ें थी, तो उन्होंने कहा हमारे मुआशी तौर पर हम जाना चाहते हैं, हमारे कोई दीगर रीज़न नहीं है। इस पे अमेरिकन सेटिस्फाइड, उन्होंने कहा चलें ठीक है, वी अंडरस्टैंड। अमेरिकन नाराज़ किस चीज़ पे हुई हैं? वो नाराज़ इस चीज़ पे हुए जब पाकिस्तान एब्सटेन किया है वोट से वहाँ पे इस नेशनल सिक्योरिटी उसमें, उस पे यूरोपियन भी अपसेट हुए, उस पे अमेरिकन भी अपसेट हुए। उन्होंने फिर इनको थोड़ा सा एहतजाज किया कि जनाब हम आपसे तवक्को करते थे कि आप इस मौके पर आप जो है इस वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ या वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ खड़े होंगे, अपस्टेन नहीं करेंगे। आपने अपस्टेन करके एक तरह का मतलब न्यूट्रलिटी इज अ सॉर्ट ऑफ सपोर्टिंग समवन। इमरान खान साहब वैसे न्यूट्रलिटी को पसंद नहीं करते, लेकिन इस मौके पे उन्होंने यूएनओ में उन्होंने न्यूट्रल रहना पसंद किया। इस
पे पाकिस्तान ने उनको कन्वे किया वही वाली बात कि आप हमें तो कहते हैं लेकिन इंडिया को तो भी कहें, इंडिया ने भी अब्सटेन किया है। तो उस पर इनको जवाब दिया गया कि इंडियन ने उस वक्त कोई विजिट भी तो नहीं की थी ना रशिया की, जब यूक्रेन पे अटैक हो रहा था। सो आखिरी बात यह है कि बेसिकली नई इन्फॉर्मेशन, इसी वजह से हुकूमत पीछे हट रही है कि इनके अपने ही किसी उसका वो जो बताया जा रहा है उनका है, अब इन्हें समझ नहीं आ रही ये चीज़ कैसे पब्लिक लें, इसको करें और कैसे सेल करें। क्योंकि अपोजिशन ने भी आज ऑफर किया कि जनाब आप लेटर पार्लियामेंट में लेकर आएँ, और अगर इस तरह की किसी मुल्क की बात हो रही है, अगर उन्होंने इस तरह की जबान की और आपको हटाना चाहते हैं, तरीक़त में एतमाद की बात कर रहे हैं, तो फिर जनाब हम आपके साथ खड़े होंगे। सो ये मेरी अगर सोर्सेज ने तो ये बताया सर आमिर साहब। अच्छा आमिर साहब, इसमें बड़ी मुतज़ाद ओपिनियंस भी सामने आ रही हैं, इंटरप्रिटेशन भी सामने आ रही हैं। कोई जगह पे तो ऐसे लग रहा है कि वाकई कोई बॉम्ब शेल है, और इसमें जो बार बार जिक्र किया जा रहा है कि नवाज शरीफ का किरदार इसमें बड़ा वाज़ेह है और उनकी मुलाकातों के साथ भी कोई लिंकेजेस हैं। तो हाउ डू यू सी दिस होल सिचुएशन डेवलपिंग, और फिर अब यह डिफ्यूज़ हो जाएगी? क्योंकि इतनी बड़ी बात बना के नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, न्यूक्लियर कंट्री, और ये इल्ज़ाम तो बहुत ये संजीदा हैं, मगर मेरा ख्याल है ये इंटेंडेड, इसका जो टारगेट था वो अवाम थी, और इसके जो असरात वो लेना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर जो है वो पब्लिक को रैली करने के लिए, और वो फ़वाइद उनको होंगे नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर कि जी मुझे निकाला गया तो ये वजूहत ही उस पर है। ये तो फ़िलहाल वोटर्स की नंबर्स की जो गेम चल रही है ना, उस पर इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होने वाला, कि क्योंकि कोई लेटर आ गया है तो कोई आदमी जिसने कमिट कर लिया कि मैं आपको वोट दूंगा तो वो बाज आ जाएगा, उससे नहीं है। मगर इस वक्त जो है ना वो तब की बात है जब कभी इलेक्शन होगा, अब वो 2 महीने बाद, 1.5 साल बाद जब भी है। फ़िलहाल तो यहाँ पे नंबर्स की, और रोज़ अब हर दिन जो है वो एक सिचुएशन बदलती है। कल रात जो है क्लास साहब की स्टोरी भी बिल्कुल ठीक थी कि मुबारकबाद दी उन्होंने, असद ज़रदारी साहब ने वो की। मेरी भी स्टोरी जो थी उस पर परवेज़ लाई ने मोरलेस यही कहा कि जी मरियम बीबी का कैंप बेसिकली नवाज शरीफ जो है वो मेरे आने से कभी, मेरी ये खबरें थी, उन्होंने भी यही कहा। बाकी अभी तो उसके रिलेटेड जो 2-3 अभी भी सवाल हैं कि मैंने ये रात ये कहा था कि इनके ख़ानदान में इस मसले के ऊपर आपस में लड़ाई है, किसी की अभी तक जो है बाकी परवेज़ लाई और इवन मुनिस की के अलावा बाकी किसी की कोई ट्वीट नहीं आई, कोई वो नहीं आई। तो आज एक लेटर इशू किया फिर चौधरी शुजात साहब की तरफ से कि हमारे ख़ानदान में कोई लड़ाई नहीं है, और ये हमारी मेरे वो है, मगर वो बड़ा टेक्निकल लिखा है, उसमें ये नहीं उन्होंने जिक्र किया कि परवेज़ लाई के बेटे मुनिस लाई के अलावा जो बाकी 4 वोट भी हैं वो हम पीटीआई को देंगे, ये कमिटमेंट नहीं है। उसके अंदर ना ही कोई सर्जनिश की गई है कि एक पार्टी का आपका देखें ना मेजर रुकन है वो पार्टी से इख्तलाफ करके चले जाए, ना तो तारिक बशीर चीमा के ख़िलाफ़ कुछ बात की गई है, ना ही ये क्लियर किया गया है कि 5 वोटों में से 4 वोट जो इधर जाएंगे। अब वो 4 वोट बड़े क्रूशल हैं। नंबर्स गेम इस वक्त ये है कि अभी मुनहरिफ को छोड़ दें, लोटों को छोड़ दें, अभी सिर्फ जो लीगली एलाइज की और इंडिपेंडेंट पार्टीज की उनकी 169 तक आ जाती है चीमा साहब का डाल के फिगर। और अगर PMLQ के 3 वोट मुनसिलाई को डालें तो 172 का फिगर उनका बगैर मुनहरफ अफराद और लोटों के भी पूरा होता है। सो ये बड़ा क्रूशल है। मगर में से भी तो सुन रहे हैं कि एक भाई फिर मैं बता रहा हूँ 161 के उनकी नेशनल असेंबली में थी, शाहजैन बुगटी आ गए, उसके बाद बुतानी साहब आ गए, 4 बाप के डाल लें और उसके बाद चीमा साहब डाल लें, मिला जुला के जो है ना ये 169 का उनका फिगर बन गया है। 3 जो है ना अगर वो आते हैं, उससे फिर सवाल ये आ जाता है कि परवेज़ लाई फिर टेबल पे लाते क्या हैं, क्योंकि याद रहे कि पंजाब का इशू बाद में आएगा, पहले इस्लामाबाद का फैसला होना है और ये 4 अप्रैल को होना है। तो वो जो कहते हैं ना व्हाट डज ही ब्रिंग ऑन द टेबल, वो क्या लेके आते हैं।
अगर वो अपने पार्टी के 5 वोटों में से 1 लाते हैं और 4 नहीं ला सकते, तो फिर उनको पीटीआई वहाँ पे पंजाब में क्यों सूट करे? क्योंकि जिसकी यहाँ पे गवर्नमेंट होगी ना, उसका पंजाब के इलेक्शनों पे बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा कम चांस इस बात का कि यहाँ से एक पार्टी जीत जाए और वहाँ हार जाए, हो सकता है पर कम इम्कान होता है। तो इसीलिए ये बातें भी सर्कुलेट कर रही हैं कि अभी तक बुज़दार साहब ने इस्तीफा दे दिया है, मगर नोटिफिकेशन उसका अभी तक पब्लिकली गवर्नर को नहीं भेजा ना, अभी नोटिफिकेशन नहीं किया ना, गवर्नर को नहीं भेजा गया, नोटिफाई उसको नहीं किया गया, और वो रोक लिया गया कि देखेंगे जनाब परवेज लाई साहब लेके क्या आते हैं। क्योंकि एमक्यूएम जो है उन्हें मुलाकातें तो की हैं, उन्होंने कहा जनाब हम 48 घंटे बाद फैसला करेंगे। उसके बाद राजा रियाज ने खुल के, जो कि यहाँ पे जहांगीर तरीन के ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं जनाब हमारा वादा चौधरियों के साथ था कि अगर ये अपोजिशन के साथ जाते वो बात नहीं रहेगी। सो लिहाजा तरीन साहब भी उनसे पीछे हटते जा रहे हैं। सो अगर ये टेबल बंदे नहीं ला पाते तो फिर वो क्यों अपना इतना प्यारा बोला बाला बेचारा उस्मान बुज़दार जो है आपको रहम आना शुरू हो गया। नहीं रहम आती है, उसकी जो मीम्स आई है बेचारी 3.5 साल ये पीछे पड़े रहे हैं, 3.5 साल हामिद मीर साहब, आमिर साहब, मालिक साहब, मैं डर गया। उसके पीछे पड़े रहे। उन्होंने कहा कि मेरे सीने में इतने राज दफन है कि मैं किताब लिखूंगा तो उसके बाद क़यामत आ जाएगी और आपके राज भी हैं। तो मैं पता नहीं क्या राज हो, शायद आपका मेरा भी कुछ लिख दे, तो मैं डर के मारे जो है ना, और मुझे अब तस्वीर आने लग पड़ा है। ये आपने वक्फा लेना है, मैं वक्फे के बाद आगे शायद मुझे लगता था आपने वक्फा लेना है। जी बिल्कुल वक्फा लेना है, वक्फे के बाद मैं जरा तफसील थोड़ी सी बताना चाहूँगा। जी तफसील आमिर साहब से वक्फे के बाद लेंगे। और इसके अलावा एलाइज में और जो ये खबरें सामने आ रही हैं कि फलां पार्टी में से ये नहीं जा रहा वो जा रहा है, ये जो एक सिचुएशन है अनसर्टेनिटी, इसके ऊपर भी जरा बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब ब्रेक से पहले कुछ तफसीलात आप बताना चाह रहे थे। जी मैं वो थोड़ा सा लाइटर वेन में ये कह रहा था कि आज वो मीम्स चल रही थी कि वो इनकी रुखसती की एक तस्वीर दिखाई जा रही थी और साथ में चल रहा था वतना दे वल्लों आ दिल बहु उदास से, तो वो गाना देख के ना वो यूँ करके है। इमरान खान साहब ने 3 साल में कितने सहाफ़ियों से लड़ाइयाँ की, कितने दावे किए कि कुछ अर्सा पहले भी आखिरी भी जो उनकी मुलाकात थी कि इसको मैं नहीं निकालूंगा, मगर जब ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह के लोग कितने एक्सपेंडेबल होते हैं कि यूँ मक्खी की तरह निकाल के यूँ करके फेंक दिया और वो बेचारा वतना के वलों जा रहा है दिल बहुदा से, तो वो इसलिए है। मगर अब परवेज लाई साहब को मैदान में आ गए हैं, मगर परवेज लाई साहब के लिए देखना होगा। क्वेश्चन यही है, एक तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मैंने कहा कि इस्लामाबाद में क्या होता है, इस्लामाबाद में अब क्लियर हो गया है कि उनके पास मनहरफ डिसिडेंट्स जो हैं वो काफ़ी दर्जन के करीब पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल पड़े हुए हैं। अब बीच में अब देखने की बात यह है कि करने को ये भी इशारे आ रहे हैं, कुछ लोग पीटीआई के लोग भी दे रहे हैं कि जनाब हमारे पास भी बंदे हैं। अब ये कि जो ना मॉरल क्वेश्चन जो आ जाता है, जो मैं और क्रासा बड़ा इस पर करते हैं कि अगर इन्होंने जाके ये जंग करनी है कि मुझे निकाला गया और नाजायज़ तरीके से निकाला गया, तो फिर ये भी अगर ये लोटो शोटो के ज़रिए करेंगे, गो के ये नहीं है कि माजी में ये नहीं हुआ, सेनेट के इलेक्शनों में भी हुआ, इन्होंने भी 6-7 पंजाब के अंदर उनके बंदे तोड़ के रखे हुए हैं जिन्होंने वोट तो नहीं डाला, वह इनके हक में बोलते रहते हैं। मगर पीटीआई ने उनके बंदे 6-7 तोड़े हुए हैं, 6 नून लीग के, 1 पीपल्स पार्टी का, मगर वोट नहीं दिया। शो ऑफ हैंड तो फिर बिल्कुल एक नेकेड किस्म की एक आप वायलेशन कर रहे हैं ना, जो गैर कानूनी हो जाती है। पहले बेशक तो एक पर्दा रहता है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फिग लीफ होता है, यहाँ फिग लीफ नहीं होगा, इट विल बी ए नेकेड वायलेशन। तो ये अब देखना है कि यहाँ ये गेम दोनों तरफ से होती है या एक तरफ से होती है, ये अभी चलता जा रहा है। और मेरा ख्याल जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी असर पड़ेगा, और एमक्यूएम एक फाइनल उनके पास तो आ ही गया ना, वो भी दाद दें उनको 48 घंटे करते करते बिल्कुल जब पूरा इंश्योर कर लेंगे ना,
तो वो उसके बाद वो देखेंगे कि जिधर इधर ऊँट बैठ गया तो फिर उस ऊँट की उसी करवट के साथ वो यूँ सर लगा के बैठे होंगे। अब वहाँ पे जो लाहौर में जो एक नई वो है कि अलीम खान साहब का ये सुना जा रहा है कि उनको अपोजिशन के कैंडिडेट शायद वो होंगे, भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। उन्होंने पहले ट्वीट किया, फिर उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया सारा दिन, फिर उन्होंने अपना ब्लू टिक भी रिमूव कर दिया, क्योंकि अगर आप ऑफिशियली अनाउंस कर दें कि मैंने पार्टी अपनी छोड़ के दूसरी में चला गया हूँ तो वो एविडेंस है, वो आपके खिलाफ बगैर उसके भी जो है ना इस्तेमाल हो सकता है कि आपने पार्टी छोड़ी है। तो किसी ने समझाया। अब ये है एटीएम्स का मुकाबला हो गया ना पंजाब में कि इधर अलीम खान भी बहुत बड़ी एटीएम है और परवेज लाई साहब के पास भी बड़े एटीएम वाले, ये देखना है मगर डिलीवर करना है। अब ये देखना है कि वहाँ पे कोई असूल नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, टोटल ये जोड़ तोड़ पैसे बंदे खरीदना, खरीदो फरोख्त और ये है। हाँ, इन्होंने अपनी तरफ से ये एक फिगली कहेंगे कि जी हमने तो नहीं तोड़ी, तो परवेज लाई नहीं की है, मगर आप जब उस परवेज लाई को सपोर्ट कर रहे हैं एक आदमी जो कि बंदे तोड़ के लेके आ रहा है, तो बहरहाल वो इतनी बात बनती नहीं है। मगर फाइनली ये है कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। ये कह देना कि ये जीत गए या वो जीत गए, आज के उसमें एक उनको एडवांटेज हुई है कि परवेज लाई उनसे डिसएडवांटेज हुई है अपोजिशन की कि परवेज लाई उनके से टूटा है, मगर एक ये हुई कि उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, इट्स कमिंग वेरी क्लोज टू द एक्चुअल 172 मैजिक नंबर। अच्छा क्लास साहब, आज के दिन में ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट रही है बात कि ये जो पीएमएलक्यू का अचानक से यू टर्न है और चेंज आया, और रिफरिंग टू जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ समझ नहीं आई कि उनसे बात मामला बिल्कुल ठीक हो गए, और फिर एक तरह से मलबा उन्होंने डाला पीएमएलएन की तरफ। तो इन द कमिंग डेज इसी सिनेरियो के दरमियान में आप देख रहे हैं कि पीडीएम में कुछ किसी किस्म का डिवाइड, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के दरमियान ओवर दिस इशू और एनी अदर इशू? रात हमने ये आपके साथ खबर शेयर की थी जी, तो अब मैंने उनसे पूछ लिया, मैं उनको मैं कोट कर सकता हूँ कि रात जो हमने बात की थी ना कि 2 टोकरे ये मिठाई के जरदारी साहब को इन्होंने भिजवाए थे, ये हो गया अपने परवेज अली साहब। इसका मतलब ये है कि उस पर नवाज शरीफ साहब भी राजी थे, पीडीएम भी राजी थी, उस पर सारे राजी थे, परवेज अली साहब भी राजी थे। सो परसों रात की बात बता रहा हूँ कि उनकी 2 टोकरे मिठाई के इन्होंने उनको शहबाज शरीफ साहब को भी भिजवाए हैं, जो मेरी इतलात आ रही हैं, जरदारी साहब को भिजवाए। मेरे दोस्त हैं, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, उनका नाम है शकील अंजुम, वो ब्यूरो चीफ हैं वहाँ मुल्तान में एक्सप्रेस टीवी के। अब बेचारे क्योंकि दूर बैठे हुए हैं, दूर स्टेशन है, लिहाजा उनकी कही हुई बात खबर जो है वो उस तरह नेशनल मीडिया नहीं पकड़ता, जैसे यहाँ पे भी कोई थोड़ी सी दूरफितरी कुछ छोड़ दें तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है। तो शकील ने ये खबर जो है आज उनके न्यूज़पेपर ने भी कैरी की हुई, तो कल मेरी उनसे हो रही थी बात, तो वो बड़े उनके सोर्सेज हैं बहुत सारे मुल्तान के, जितने भी यहाँ से एमएनएस मिनिस्टर्स हैं, तो शकील जो उनके साथ बड़ा राब्ते में रहता होगा, उसने ये बताई कि जनाब टोकरे भी गए हैं, चौधरी साहब ने वहाँ पे उनको मुबारकबादें भी दे दी हैं, उनको सारा कुछ हो गया, दुआ खैर होगी, वो सब कुछ हो गया। बल्कि ये भी था कि उनकी जो हमने रात भी बात की थी कि उनकी चीमा साहब की और शामिद कुरैशी की लड़ाई भी हुई है जब ये मिलने गए थे सूबे के मसले पे। अब आमिर भाई की ये खबर है जो आमिर भाई कहते हैं कि वो शायद नवाज शरीफ साहब राजी नहीं थे, तो इसलिए बड़े कंफर्टेबल थे। मेरी इतला इनसे डिफरेंट है, मैं पहले भी हम इसमें कह चुके हैं अच्छा, कि नवाज शरीफ साहब को कोई मसला नहीं था। इसकी दफा जो देग पक रहे थे ना, शब देग कहें या जो भी कहें, उस देग के जो बड़े थे ना, जिनके हाथ में कड़छा होता है, हमारे गांव में ये जो है ना गांव वाले शादियों वाले वो समझ जाएंगे, एक बुजुर्ग बिठा दिया जाता है बड़ी देग, उसके हाथ में इतना बड़ा कड़छा होता है, अंदर मार के जिसको जो चाहे आपकी ठेली में उसमें न ठूठियों में जो डाल दे, आप वहाँ एहतजाज नहीं करते। आपकी दफा उस ये देग का निगरान आला जो था ना, वो आसिफ अली जरदारी साहब थे, इनके जिम्मे लगा था, इनके हाथ में दे दिया गया था कि आपने किसको क्या देना है। उन्होंने जो बॉन्ड की थी, जिस पे एग्री किया था, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, परवेज अली साहब ये वज़ीर आला होंगे। उनसे पूछा कि आप क्या लेंगे, उन्होंने कि मेरे पास तो वो है सिंध है, तो मुझे तो कुछ नहीं, वही वाली बात, मेरे पास तो माँ है, मुझे नहीं चाहिए। तो खैर उन्होंने कहा जी आपको स्पीकर दे देंगे, जब कुछ इसको सेनेट चेयरमैन वगैरह देखेंगे सारी चीज़ें। सो वहाँ नवाज शरीफ साहब से ओके सिग्नल लेने के बाद ही शहबाज शरीफ साहब उनके घर गए थे, चौधरी परवेज अली साहब के खाना खाने। आपका क्या ख्याल है अगर उनको रिजर्वेशन होती और उन्हें ना 14 साल, हालांकि उन्होंने मना कर दिया था इनको पहले कि हमारे घर ना है, इसके बाद परवेज अली साहब ने उनके घर जाना था एक एज ए उसके जेस्चर के तौर पर, वो नहीं कि जहां से बात बिगड़ी है। सो परवेज अली साहब को मैं पहले भी कह चुका हूँ सूट करता था, अभी भी अगर मुझसे पूछें
अगर तारिक बशीर चीमा साहब के बता देता हूँ क्यों नाराज हुए हैं। इनको सूट करते थे इमरान खान साहब के साथ, अगर इनकी गेम बन सकती है उनको इमरान खान से बनानी चाहिए, 1.5 साल वज़ीर आला रह सकते हैं। वो ये कह रहे थे कि जनाब 3 महीने बाद असम्बलियाँ तोड़े आप, अब ये इनको सूट नहीं करता था कि 3 महीने वज़ीर आला मैं क्यों बनूँ। तो तारिक बशीर चीमा साहब ये कह रहे थे इनको कि भाई साहब इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त वो इस वक्त डिक्लाइनिंग साइड पे हैं, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी है, जो पाकिस्तान में जीतता है जब तक एस्टेब्लिशमेंट जिसको सपोर्ट ना कर नहीं जीता। आप ऐसी कश्ती में सवार होने जा रहे हैं, कल को नए इलेक्शन भी होते हैं और अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल भी हो जाती है तो इमरान खान साहब के लिए तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो तो अभी से पीएमएल नवाज के साथ जाके वोट ले, ये उनसे टिकट लेना चाहते हैं। आप जाकर उस पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं जो पावर से बाहर जा रही है। ये तारिक बशीर चीमा साहब का आर्गूमेंट था जो मेरे जराए ने कहा है। वो कहते थे आपको अपोजिशन के साथ खड़े बेशक 3 महीने खड़े हो जाएं, कल को हम वापस आ सकते हैं इनसे अलायंस कर क्योंकि बातें करके हम यहाँ पे बड़ा शेयर ले सकते हैं। ये उनकी चीमा साहब की भी थी और चौधरी सालिक साहब जो है, चौधरी शुजात वगैरह जो है उनकी भी थी। बल्कि चौधरी शुजात की ये कोशिश थी कि अगर हमारा अपोजिशन से अलायंस हो जाता है तो कल को हम मर्ज कर लेंगे अपनी क्यू लीग जो है इनटू नवाज लीग, वी विल गो बैक टू द ईरा ऑफ द 90s। उसमें उनको ये कोशिश है चौधरी शुजात साहब को, मैं अपने बच्चे जो है ना वो नवाज लीग में मैं एडजस्ट करवा लूं, कल को अगर उनको टिकट मिलते हैं नवाज लीग पे तो उनका फ्यूचर बन जाएगा। हम तो जा रहे हैं मतलब साइड पे हो गए सारे। सो ये कन्फ्रंट्रेशन थी फैमिली में जिससे लड़ाई भी हुई है। तो मुने सलई साहब वो नए नए इमरान खान साहब के एक उस पॉलिटिकल रोमांस में आए हैं, उन्होंने अब्बा हजूर को साथ पकड़ा, वो लेके उनको बनी गाला। जैसे 2 लोग गए हैं, कोई तारिक बशीर चीमा नहीं गया इनके साथ, कोई चौधरी साहब नहीं गया, कोई और लोग नहीं गए, हालांकि बड़ी ऑफर थी। सो ये है वो इंटरनल स्टोरी कि मियां नवाज शरीफ साहब बल्कि खुश हुए हैं कि जनाब के चलें, एक हमने कड़वी गोली खाने की कोशिश की थी तो वो नहीं हुई। वो अलीम खान को भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अलीम खान साहब उनसे मिलके आए हैं लंदन में, जहन में रखें। सो अलीम खान साहब का नाम भी इसीलिए आ रहा है कि 18-20 बंदे अगर साथ ले आते हैं तो फिर इनको बना देते हैं। आप मैं आपको बिल्कुल एक दूसरा वर्जन देता हूँ। जी बिल्कुल, आमिर साहब का कमेंट लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, ब्रेक से पहले क्लास साहब बता रहे थे कि सूट ही यही करता है परवेज इलाही को अगर ऑप्शंस, और फिर जो हम 2 दिनों से बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? परवेज इलाही साहब ने ये अभी जियो के इंटरव्यू में अपने ये खुद कहा है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये बातें हम मुबारकबाद की दे चुके हुए थे, मगर फिर मेरी सोर्सेज ने किसी ने बताया, उन्होंने कहा जी हमारी भी सोर्सेज होती है ना कि ये इनके दिल में अभी भी बुग़्ज़ है। नवाज शरीफ साहब ने कह ज़रूर दिया था कि चलो मान लें, मगर बुग़्ज़ से उनकी मुराद वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे। और ये ओपनली नून लीग बार बार शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, तारड़ भी कह चुके हैं कि हमने 2-2.5 महीने में इलेक्टोरल लॉज ठीक करा के नैब शैब को फारिग करके अपने मुकदमात ठीक करा के, ये तो नहीं कहा उन्होंने, ये मेरे अल्फाज हैं कि अपने मामला ठीक करके नवाज शरीफ की वापसी करा के तो असम्बलियाँ तोड़ देनी थी। उसके बाद जो है वो क्योंकि नवाज शरीफ साहब नहीं पसंद कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब भी 1.5 साल तक चल के पार्टी को टेक ओवर करें, मरियम बीबी जो भी है नहीं, तो वो उन्होंने कहा कि ये हमें दिल से नहीं ले रहे, तो कल को ये टिकट फॉर एग्जाम्पल हमें दे भी देंगे तो किसी को इशारा कर देते हैं ना कि इंडिपेंडेंट खड़ा कर देते हैं बीच में से, अगर हो सकता है टिकट भी ना दें। और कुछ लोगों के लिए क्योंकि नफरत का बुग़्ज़ का लेवल जो है ना वो कैटेगरी डिफरेंट है, बड़े बड़े लोगों की माफ़ी हो जाती है, मगर मेरा ख्याल है शेख रशीद के लिए बुग़्ज़ बहुत ज़्यादा है, गुस्सा या नफरत या जो भी कहें, इसकी इन्होंने बहुत कोशिश की थी ऊपर शेख रशीद ने कि जब कि मेरी भी माफ़ी हो जाए, बड़े लोगों की माफ़ी हो गई है, शायद हुसैन की माफ़ी हो गई है तो मेरी कुछ नहीं है, मगर वो कैटेगरी डिफरेंट है। चौधरी निसार की भी माफ़ी नहीं है, चौधरी निसार भी उस कैटेगरी में आते हैं। वो मांगना चाहते हैं चौधरी निसार खुद राना संघ है, वो भी बिल्कुल नहीं है, वो तो खुद छोड़ के गए हैं, वो तो खुद छोड़ के गए हैं कि मैंने बाकियों की तरह मरियम का जो है ना बगल बच्चा नहीं बनना, मैं खुद राना संघ की का जानशीन हूँ, तो मैं नहीं ये काम कर सकता कि उसका बस्ता उठा के मरियम बीबी का बाकियों की तरह परवेज शीर की तरह साथ बस्ता लेके काम किया उन्होंने। नहीं, ऑफ कोर्स ये क्रेडिट, वो एक ऑनरेबल पॉलिटिशियन है, इस मामले में कोई वो नहीं है, उस पर इस तरह इल्ज़ाम कोई नहीं है उस पर। और उस कैटेगरी में परवेज इलाही भी टॉप पे हैं, उन्होंने कहा इनका बोझ नहीं जा सकता, और हमें इन्फॉर्मेशन किसी ने दी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे बात की होगी, तो उन्होंने उस हिसाब से लगा के उन्होंने भी ठीक किया है। मगर आगे ये भी है, पीटीआई के लिए भी है ना कि अब डिलीवर परवेज इलाही साहब ने करना है, उनको भी देखें, उन्होंने फारिग तो उसको बुज़दार को पता नहीं किया या नहीं करना, अब डिलीवर करना है। पर लास्ट एक बात कह दूं कि मैंने आगे थोड़ा सा ना इसको अंडरमाइन किया था ये वाली बात कि ये जो लेटर आया है
सो कॉल्ड के जी गवर्नमेंट को। उसमें असद उमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसके अंदर जिक्र है इस बात का कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के को कामयाब बनाने का ये जिक्र है कि इसको रवाना चाहिए, ये जिसने भी लिखा हुआ जो है उसका जिक्र है। तो वो मैसेज वो वोटर्स के अलावा किसी और को भी मैसेज है, वो मेरे ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज है। तो अभी मैं अरशद शरीफ साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी मैंने इतने 10 सवाल भेजे थे ISPR को कि ये आपके नोटिस में है, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला है, आपने बला बला बला, काफ़ी इंपॉर्टेंट उनको कि आपका इस पर क्या बदला है। ये पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा एग्जिस्टेंशियल हमारी बका के ऊपर ये अटैक आ गया है, तो आप बका के असल तो सिपह सलार आप हैं। तो उनकी तरफ से जवाब आया कि ये गवर्नमेंट से पूछें। सो एक किस्म का ये इनडायरेक्टली वो भी आ जाता है कि अगर ये उतर जाते हैं इमरान खान साहब तो वो सिर्फ अवाम से ये नहीं करेंगे, वो फिर इशारे जाते भी हैं। और क्योंकि अलीम खान याद रहे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये न्यूट्रलिटी भी एक किस्म की जो है ना, पहले दूसरी तरफ से क्वेश्चन होती थी, ये पार्शली इस तरफ से भी क्वेश्चन हो गई है। जी क्लास साहब कंक्लूडिंग आमिर साहब ने बात की है कि इमरान खान साहब, मैं आपको एक और बात बताऊं, आई में भी रॉन्ग असेसमेंट है कि असेसमेंट गलत भी हो सकती है। अगर किसी मुल्क का इनके पास लेटर होता ना, ये अब तक अपने 2-4 पसंदीदा एंकर्स के जरिए, यूट्यूबर्स के जरिए ये प्रोग्राम करवा के लेटर दिखा चुके होते हैं। अगर किसी मुल्क का होता, इसलिए ये उसको सामने नहीं ला रहे मोस्टली बिकॉज के इनके अपने ही हाई कमिश्नर का निकलेगा। उस लेटर को लेकर पब्लिक में कैसे जाएंगे, आप कैसे बताएंगे कि उस पे कि जनाब के ये देखे कि हमारे हाई कमिश्नर था, हमारा ही बंदा था, उसने ये लिख के भेजा है। सो खान साहब जो हैं आज जो पीछे बैक फुट पे गए, वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की तरफ जा रहे हैं, उनका बनता है, बनना चाहिए। लेकिन ये मैं समझता हूँ अगर किसी मुल्क का लेटर है तो उसको सामने लाना चाहिए। आप उसको प्ले तो कर रहे हैं पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए, इसलिए तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है, जो मतलब है वो बता रहे हैं अरशद वाली बात, कि क्योंकि एक लेटर की कॉपी उनको भी भेजी गई, फॉरेन ऑफिस ने उनको सीसी किया है। सबका ये कहना है कि अगर इसके अंदर सब्सटेंस मौजूद है तो इसको एज अ पॉलिटिकल टूल नहीं होता, अगर तो आप बिल्कुल वो होता है इसका सारा जी। मैं इस तरह नहीं कहा वैसे जैसे कंक्लूजन किए। बहरहाल इस पे आपका कहने का ये मतलब था कि अगर ये पॉलिटिकल टूल की तरह ना यूज किया जाए तो बेहतर है, अगर इसके अंदर सब्सटेंस मौजूद है या होता। आप इसको वो कर लें, इस पे कल बात करेंगे जी, कल कंटिन्यू करेंगे और क्लास साहब जरूर पूछेंगे कि एग्जैक्टली उनके अल्फाज क्या थे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।